हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एडजिल। हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन से डेटाबेस कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, डेटाबेस हमारे सिस्टम में होता है। हमारा डेटाबेस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डेटाबेस क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा है जो हमें परमानेंट सेव करना है। ठीक है, और तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम फाइल में भी सेव कर सकते हैं या फिर एक डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो हम फाइल में जब सेव करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों में मुश्किल आती है, जैसे कि सर्चिंग करना या फिर कुछ इंसर्शन करना। तो इन चीज़ों में हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ सकता है या फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में डेटा जो है वो बिल्कुल पूरा काम जो हैंडल करने का है पूरा, कि किस तरीके से स्टोर करना है, कैसे सर्च करना है, ठीक है, कैसे इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद हैंडल करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें उस चीज़ की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है कि वो किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, वो अपने हिसाब से हैंडल करता है, अपने हिसाब से सर्च करता है। ठीक है, वो हर डेटाबेस की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि ओरेकल हो गया या माईएसक्यूएल हो गया या पोस्टग्रेस हो गया। ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे माईएसक्यूएल। ठीक है, माईएसक्यूएल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पूरा डेटाबेस नहीं समझा सकता। यहाँ पे मैं पाइथन की सीरीज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एज्यूम करके चलूँगा कि आपको डेटाबेस का नॉलेज है, आपको एसक्यूएल का नॉलेज है। ठीक है, तो मैं सिर्फ पाइथन के थ्रू उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, पाइथन के थ्रू उसकी जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके अलावा आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप गेट एडजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं विंडोज़ में माईएसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करना है और पाइथन से कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करी है dev.mysql.com/docset/referencement 8.0 इंग्लिश विंडोज़ इंस्टॉलेशन.html। ठीक है, तो ये यहाँ पर है पूरी की पूरी लिंक। ठीक है, इस तरीके का पेज खुलेगा। तो आपको माईएसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पर एक पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, माईएसक्यूएल इंस्टॉलर मेथड। ठीक है, तो आप ये dev.mysql यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, इस लिंक पर, और उसके बाद आप यहाँ से ये जो है माईएसक्यूएल का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करिएगा कि, ठीक है, ये माईएसक्यूएल इंस्टॉलर जब आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा तो इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करिएगा। ठीक है, आप फोल्डर में जाके डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फाइनली आपके पास माईएसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप माईएसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको एक रूट यूज़र का पासवर्ड भी आप उस वक्त सेट कर सकते हैं, या फिर आप नया यूज़र कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आप उस वक्त ध्यान रखिएगा कि आप क्या पासवर्ड सेटअप करते हैं। ठीक है, रूट यूज़र का। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको तो ये इंस्टॉल होगा, आप जहाँ भी स्टोर करेंगे वो सी ड्राइव में आपके पास स्टोर होगा। ठीक है, तो आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पे माईएसक्यूएल करके एक फोल्डर होगा आपके पास। ठीक है, आप माईएसक्यूएल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप माईएसक्यूएल इंस्टॉलर नहीं, यहाँ नहीं है। आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, माईएसक्यूएल में जाएंगे, यहाँ पर माईएसक्यूएल सर्वर में जाएंगे और यहाँ पर बिन फोल्डर होगा। ठीक है, तो इस बिन फोल्डर का पाथ आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है यहाँ से पाथ। ठीक है, और उसके बाद आपको सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करिएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल देखेंगे तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल एडिट करना है। ठीक है, तो आपके यूज़र में पाथ नाम का एक वेरिएबल होगा, उस पाथ के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखिए मैंने पाथ ऐड कर रखा है माईएसक्यूएल का, ये रहा माईएसक्यूएल थ्रेड सर्वर स्लैश बिन, और यहाँ पे एक शेल का पाथ भी एडेड है। ठीक है, तो आप ये पाथ ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो आप कमांड लाइन से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको सिस्टम इसको पहचानेगा नहीं। तो आप इस तरीके से यहाँ पाथ ऐड कर लीजिएगा, ओके प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर ओके, ठीक है, फिर ओके प्रेस करिएगा। तो आपके इसमें माईएसक्यूएल में क्या हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो हम इसे कमांड लाइन से एक्सेस कर पाएंगे। कमांड लाइन से कैसे कि ठीक है, डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CMD। ठीक है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा,
उसके बाद हम क्या कहते हैं कि माई एसक्यूएल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो अब मेरा सिस्टम इस माई एसक्यूएल कमांड को कैसे पहचानेगा, तो इस कमांड को वो पहचाने इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लिया, माई एसक्यूएल का पाथ दे दिया कि जब भी माई एसक्यूएल लिखो तो किस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, माई एसक्यूएल लिखा, और अगर यदि मैं हाइपन हाइपन वर्जन लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, माई एसक्यूएल वर्जन 8.0.28। ठीक है, फॉर विंडोज 64। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। तो जब भी आपको वर्जन अगर सक्सेसफुली दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा आपके से माई एसक्यूएल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, माई एसक्यूएल -u, तो यूज़र का नाम क्या है, रूट। जब मैंने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया था तब मैंने रूट यूज़र बनाया था। तो आप उसके बाद लिखना है आपको -p। ठीक है, तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपने जो पासवर्ड रखा था वो आप टाइप करिएगा। ठीक है, तो आपका माई एसक्यूएल के अंदर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये माई एसक्यूएल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अदरवाइज आपके पास कोई एरर आएगी, जैसे कि मैं कुछ और पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड कुछ चेंज करके दिए। ठीक है, तो ये मुझे दे देगा एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट @localhost। ठीक है, यूजिंग पासवर्ड यस। तो अगर यदि पासवर्ड आपने कुछ भी गलत दिया तो आपके पास ये लॉगिन नहीं कराएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पासवर्ड याद रखें जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, अदरवाइज आपके पास लॉगिन करने में आप भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब माई एसक्यूएल, जैसे अब माई एसक्यूएल हो गया है तो हमें एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस, ठीक है, आप कमांड चला सकते हैं। अब तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटाबेस की टेबल्स हैं, सिक्स डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, ठीक है, सीस, वर्ल्ड। तो अब मुझे अगर यदि कोई डेटाबेस यूज़ करना है तो मैं क्या लिखूँगा, यूज़, और जैसे मान लीजिए मुझे माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना है, यूज़ माई एसक्यूएल। ठीक है, तो डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, माई एसक्यूएल को यूज़ कर रहा हूँ। अब माई एसक्यूएल के अंदर कितनी टेबल्स, इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है ये मुझे चेक करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, शो टेबल्स। ठीक है, ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, शो टेबल्स। तो माई एसक्यूएल के अंदर कितनी 37 टेबल्स हैं, तो वो सारी की सारी टेबल्स मेरे पास लिस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे समझ में आया। ठीक है, अब मुझे किसी टेबल में से कुछ सिलेक्ट करना है, जैसे कि सिलेक्ट, यहाँ एक यूज़र टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो 4 रोज है इसके पास, लोकल होस्ट माई, इसके अंदर कुछ यूज़र्स हैं। ठीक है, ये होस्ट यूज़र, इतनी सारी इसके अंदर रोज़ हैं, तो कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, छोटी टेबल होगी तो उसमें अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 रोज उसने सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब हमें एक डेटाबेस मान लीजिए क्रिएट करना है, तो हम क्या कमांड चलाएंगे, क्रिएट। यह भी हम कहाँ चला रहे हैं, यह भी हम चला रहे हैं माई एसक्यूएल की कमांड लाइन पे। ठीक है, हम पाइथन से कैसे एक्सेस करेंगे ये हम अभी देखेंगे। मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस जील, तो हमारे पास क्यूरी क्या लिखा, ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हम शो डेटाबेसेस करते हैं, तो हमारे पास एक 7 रो आएगी, क्यों आएगी, एक और हमारे पास कौन सा आ गया है, जील, हमारे पास नया डेटाबेस आया है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, यूज़ डेटाबेस, यूज़ जील। ठीक है, तो क्या होगा, वो जील को एज ए डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैं कौन सा डेटाबेस में हूँ, जील में हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर शो टेबल्स करता हूँ, तो अभी नया नया बना है तो हमारे पास कोई टेबल नहीं होगी। ठीक है, एम्प्टी सेट, कोई टेबल है ही नहीं, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्रिएट टेबल करता हूँ। ठीक है, अब मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, चलो क्रिएट टेबल। ठीक है, जील के अंदर मैंने टेबल करी इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी टेबल क्रिएट करी। इंक्वायरी टेबल के अंदर मैंने एक तो नेम रखा। ठीक है, नेम को क्या रखा मैंने, वेर केयर 30 कैरेक्टर का। ठीक है, उसके बाद मैंने रख दिया मोबाइल। ठीक है, जो भी ये भी वेर केयर है, कितने का, 12 डिजिट का। ठीक है, क्रिएट टेबल के सिंटेक्स में कोई एरर है, और वो क्या है,
ठीक है, तो वेरकेयर 2 अवेलेबल नहीं है डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस कौन सा अवेलेबल है, वेरकेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट होगी, क्रिएट टेबल, इंक्वायरी नेम वेरकेयर और मोबाइल वेरकेयर ऑफ 12। ठीक है, ये टेबल पूरी क्रिएट हो गई, क्यूरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, वेरकेयर 2 ओरेकल में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने क्या, हमारा डेटाबेस, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम वापस से शो टेबल्स करते हैं तो हमें एक टेबल दिखेगी। कौन सी टेबल दिख रही है, इंक्वायरी टेबल दिख रही है। ठीक है, अब इंक्वायरी टेबल में मान लो मुझे कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू इंक्वायरी। ठीक है, और मैं क्या लिखूँगा, वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या क्या, नेम मैंने दे दिया, ठीक है, नेम मैंने दिया अमन, और मोबाइल नंबर मैंने कुछ दिया 989898। ठीक है, 10 डिजिट का दिया, तो क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हम इस टेबल में से अगर कुछ सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, इंक्वायरी। ठीक है, तो हमारे पास एक रो आ रही है, क्या आ रही है, अमन आ रहा है, और मोबाइल नंबर क्या उसका ये आ रहा है। ठीक है, तो आपने इंसर्ट देख लिया, सिलेक्ट देख लिया। इस तरीके से आपको क्यूरीज, आपको मायस्क्यूएल की पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं बेसिक क्यूरीज बता रहा हूँ, बाकी आप जब भी एसक्यूएल पढ़े तो आप ट्राई करिएगा, आपने पढ़ा हुआ है तो आपने सारी क्यूरीज पढ़ी होगी। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, वेयर, अब या तो आप ऐसा करेंगे, अगर आप सिर्फ इतनी कमांड लिखते हैं तो क्या होगा, इतनी सी एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं तो पूरी टेबल में जितनी भी रोज होगी सारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और आप वेयर कंडीशन के बाद लिखते हैं तो वेयर के अंदर आपको कंडीशन देनी पड़ती है, जैसे नेम इक्वल टू अमन। अब मैंने ऐसा लिखा नेम इक्वल टू अमन, तो जहाँ जहाँ नेम अमन मैच होगा जितनी भी रोज में, वो रोज डिलीट हो जाएगी, उसके अलावा कोई और डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया अंकित। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ नेम अंकित मैच होगा वहाँ वहाँ टेबल्स डिलीट, वहाँ रोज डिलीट होगी। ठीक है, तो ठीक है, डिलीट स्टार नहीं आएगा, डिलीट फ्रॉम इंक्वायरी वेयर नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है, स्टार, हाँ स्टार नहीं आएगा। ठीक है, डिलीट फ्रॉम इंक्वायरी वेयर नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है, जहाँ जहाँ नेम होगा वहाँ डिलीट हो जाएगी, तो 0 रोज अफेक्टेड मतलब अंकित के नाम से उसको कोई रो नहीं मिली है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ अमन कर दिया, तो हमारे पास अमन के नाम से क्या थी, एक रो थी, तो वो रो डिलीट हो जाएगी अब। ठीक है, तो 1 रो अफेक्टेड। अब वापस हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंक्वायरी करते तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा कि हमारे पास कोई रोज नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये कमांड लाइन से हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, इस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो आप यहाँ एग्जिट कमांड टाइप करिए, आप अपने मेन टर्मिनल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें इसको किससे एक्सेस करना है, अब हमें माई एसक्यूएल से एक्सेस करना है इसको। ठीक है, तो माई एसक्यूएल से एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पिप डिस्कस किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में पिप डिस्कस किया था। तो माई एसक्यूएल और पाइथन के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमें पाइथन का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उस पैकेज का नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर -पाइथन। ठीक है, पैकेज का नाम क्या है, माई एसक्यूएल कनेक्टर -पाइथन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके इसमें पाइथन इंस्टॉल कर देगा, और मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है तो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, इस कमांड को चलाएंगे तो आप, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पाइथन में कोड करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट माई एसक्यूएल
डॉट कनेक्टर, ठीक है। जब आप इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे, MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उस पैकेज, जब आपने पैकेज इंस्टॉल किया होगा तो उससे पहले अगर आप करेंगे तो आपके पास एरर आएगी, ठीक है। आप पैकेज इंस्टॉल करें, उसके बाद MySQL डॉट कनेक्टर इंपोर्ट करें, उसके बाद आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, DB इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट मेथड है इसके अंदर आपको क्या पास करना है, आपको होस्ट पास करना है, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा लोकल होस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपको यूज़र पास करना है, तो यूज़र क्या है हमारा, ठीक है, रूट। उसके बाद आपको पासवर्ड पास करने हैं, ठीक है। तो पासवर्ड क्या है, मैंने रूट यूज़र के पासवर्ड रूट ही रखे हैं, ठीक है। तो आपका डेटाबेस का कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा कनेक्शन क्लास का, ठीक है। तो हम प्रिंट कर लेते हैं DB को। अगर यदि एक कमांड सक्सेसफुली रन होगा, कौन सा, MySQL कनेक्टर कनेक्ट, अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो DB के अंदर क्या आएगा, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज कोई ना कोई एरर आएगी, ठीक है। तो हम इस फाइल को रन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्शन, ठीक है, सी MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हमारे पास कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। उसको हमने कहाँ स्टोर किया, DB में स्टोर किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ क्रिएट या इंसर्ट करना है या शो डेटाबेसेस वगैरह करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको SQL का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्सर इक्वल टू DB डॉट कर्सर, ठीक है। DB के अंदर एक कर्सर क्लास है, उस कर्सर क्लास का मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसका नाम भी कर्सर ही रख लिया, ठीक है, CRS कर्स रख लेते हैं, ठीक है। कर्स इक्वल DB डॉट कर्सर। अब आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कर्स डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और हमारे पास क्या अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, SQL का स्टेटमेंट लिखेंगे। मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने कमांड लिखी और इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कमांड, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया, कोई एरर नहीं आई प्रोग्राम में, ठीक है। तो लेकिन हमें कुछ दिखा तो नहीं है, शो डेटाबेस करते वक्त तो हमें दिखता है, तो वो हमें MySQL के टर्मिनल पे दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम कैसे देखेंगे, तो हमारे पास जो कुछ भी शो डेटाबेसेस की लिस्ट आई होगी वो कहाँ होगी, इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, ठीक है। तो हम प्रिंट कर लेंगे फॉर लूप लगा के, फॉर डी इन कर्स, ठीक है, प्रिंट डी, ठीक है। जो भी डेटाबेस के अंदर होगा वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL करके है, ठीक है। और हमारा ZIL भी है जो हमने कमांड लाइन से बनाया था, वो डेटाबेस भी हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि MySQL तो एक ही है, जहाँ उसने हम कहीं से भी चेंज करें, चेंज तो डेटाबेस में होना है, ठीक है। तो ZIL के अंदर हमारे पास ZIL भी डेटाबेस दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इस डेटाबेस को यूज़ करना है, ठीक है, अब हम ऐसे क्रिएट स्टेटमेंट चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस डेटाबेस में आप क्रिएट टेबल करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर हम कमांड लाइन के थ्रू क्या कमांड चलाते थे, यूज़ डेटाबेस, ठीक है। यहाँ हम डेटाबेस सीधे पास करेंगे इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, कि डेटाबेस इक्वल टू, हमने यहाँ लिख दिया ZIL लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस डायरेक्टली सिलेक्ट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं आई है। अगर मैंने ऐसे कुछ ऐसे डेटाबेस का नाम दे दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर आ जाए, जैसे मैंने ZIL 2 दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या एरर आई है, अननोन डेटाबेस ZIL 2, ठीक है। कोई एरर आई है कि अननोन डेटाबेस ZIL 2, ठीक है, अननोन डेटाबेस ZIL 2। तो आप ऐसा डेटाबेस देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पास क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक है। तो हमने ZIL डेटाबेस से कनेक्ट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें क्या करना है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो हम फिर से शो टेबल्स करके करवा लेंगे, ठीक है। तो हमें एक SQL नाम का वेरिएबल बनाना जिसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। मैंने लिखा शो टेबल्स, ठीक है। तो इसको मैं SQL में पास कर देता हूँ, ठीक है। फिर से हम प्रिंट करते हैं फॉर टेबल इन कर्स प्रिंट टी, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा सक्सेसफुली प्रिंट होता है या नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही टेबल है, वो कौन सी है, इंक्वायरी नाम की, ठीक है। कौन सी टेबल ZIL के अंदर बनाई थी, इंक्वायरी नाम की टेबल, ठीक है। शो टेबल्स किया तो इंक्वायरी नाम की टेबल प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है या फिर इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट, आप जो भी लिखना है आप यहाँ लिखिए क्रिएट कमांड, ठीक है। आपको क्रिएट कमांड लिखना है, ठीक है। क्रिएट, अब मैं इसके अंदर नई टेबल बनाऊँ, क्रिएट टेबल यूज़र, ठीक है।
इसमें मैंने लिख दिया यूज़र का नेम होगा, नेम क्या होगा, वेयर केयर होगा 30 कैरेक्टर का, ठीक है। उसके अलावा यूज़र का ईमेल होगा, ईमेल भी होगा वेयर केयर 50 का, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब तो हमारे पास कोई रिटर्न में आना नहीं है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो कोई एरर नहीं आती है, तो कोई एरर नहीं आएगी तो ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास कोई एरर नहीं आई है, हमारे पास नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब एक टेबल क्रिएट हो गई है। कौन सी, यूज़र टेबल। अब मैं वापस से शो टेबल लिखता हूँ तो क्या होगा, शो टेबल्स, ठीक है। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ फॉर टेबल इन कर्स, प्रिंट टेबल, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 टेबल आनी चाहिए, तो हमारे पास 2 टेबल आ रही है, एक इंक्वायरी एक यूज़र, ठीक है। पाइथन से हमें कैसे एक्सेस करना है आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको MySQL कनेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बाकी आपको कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जो क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करवाना आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मेरे पास यूज़र टेबल है, ठीक है। यूज़र टेबल के अंदर मुझे करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र, ठीक है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ कैसे लिखूँगा मैं, ठीक है। क्या लिखना है मुझे, नेम लिखना है। नेम क्या लिखा मैंने, नेम लिखा मैंने ठीक है, मैंने नेम लिखा अंकित, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग के रूप में जाएगा, कॉमा ईमेल लिखना है। ईमेल मैंने लिखा ankit@gmail.com, ठीक है। ये स्टेटमेंट चलना चाहिए, स्टेटमेंट चलेगा तो हमें क्या आंसर मिलता है, कितनी रो अफेक्ट हुई आंसर मिलता है, ठीक है। तो हम एक रिजल्ट में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम रिजल्ट को, तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं, ठीक है। नन, तो कर्सर ऑब्जेक्ट ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, लेकिन ये जो रो है ये इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 आया। 1 आंसर में क्यों आया है, क्योंकि जितनी रो अफेक्ट हुई है वो किसने दिया हमें, कर्स ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, कर्स डॉट रो काउंट, ठीक है। कर्स डॉट रो काउंट किया मतलब कितनी रो अफेक्ट हुई है, ठीक है। अगर हम 2-3 वैल्यूज इंसर्ट करते तो हमारे पास क्या था, दो आंसर आता, ठीक है। जैसे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या किया, अब हम जैसे शो सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम सिलेक्ट कमांड चलाते हैं। अब इसके अंदर 2 रो है, दोनों सेम रो है, ये क्यूरी 2 बार चली है, ठीक है। तो 2 इंसर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। हमने कर्स चला लिया, ठीक है। अब कर्स डॉट रो काउंट करते हैं तो क्या होगा, 0 मिलेगा, कोई रो अफेक्ट तो नहीं हुई है, लेकिन क्यूरी एग्जैक्टली चली है। तो रो काउंट कब काम देगा, जब आप कोई डिलीट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तब ये रो काउंट आपको बताया कितनी रो अफेक्ट हुई है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ नहीं बताएगा। तो अब हमारा जो सिलेक्ट होकर जो आंसर आएगा वो कहाँ होगा, वो कर्सर में होगा, ठीक है। तो हम एक बार कर्सर को प्रिंट करके देखते हैं कर्सर में है या नहीं। उसके बाद कर्सर में नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो मैं फॉर रो इन कर्स, ठीक है, प्रिंट रो, ठीक है। जितनी रो अफेक्ट हुई होगी, वो जितनी रो सिलेक्ट करी होगी कर्स के अंदर होनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद जो कुछ भी सिलेक्ट होगा ना वो हमें मिलेगा कर्स के अंदर। एक हमारे पास मेथड होती है, ठीक है, कर्स डॉट फेच ऑल। कौन सी मेथड होती है, फेच ऑल मेथड होती है, ठीक है। तो फेच ऑल मेथड क्या करेगी, सिलेक्ट स्टेटमेंट ने जितना कुछ भी सिलेक्ट किया होगा वो सब कुछ एक लिस्ट की तरह रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर रो इन, अब हम क्या चलाएंगे, रिजल्ट चलाएंगे, ठीक है। फेच ऑल हमारा क्यों काम नहीं कर रहा है, ओके। फेच ऑल हमारा सही बिल्कुल सही से काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है
कि हमने जब इंसर्ट किया था, ठीक है, जब हमने इंसर्ट किया था इसके अंदर, तब हम चेंजेस को परमानेंट करना भूल गए थे, ठीक है। परमानेंट इन द सेंस कि जैसे मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंसर्ट कमांड लिखी, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज़र, ठीक है, वैल्यूज़ क्या लिखी थी हमने, वैल्यूज लिखा था हमने अंकित, और उसके बाद लिखा था हमने gmail.com, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद हम इस चेंजेस को परमानेंट करना भूल गए थे, ठीक है, कमिट करना भूल गए थे। db.commit हमारे पास एक कमांड होती है, ठीक है, ऐसा जब तक आप कमिट नहीं चलाएंगे आपको चेंजेस डेटाबेस में परमानेंट सेव नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद हम फिर से नया एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, SQL इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम वापस से एग्जीक्यूट करते हैं curse.execute, ठीक है, SQL। उसके बाद हम वापस से फेच ऑल करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक रो आ रही है, कौन सी आ रही है, अंकित, और अंकित @gmail.com, ठीक है। तो हमने जो चेंजेस किए थे डेटाबेस में, जब भी आप कोई मैनिपुलेशन करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तब उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको कमिट कमांड चलानी पड़ती है। अगर आप कमिट नहीं चलाएंगे तो ये चेंजेस जो आपने किए हैं परमानेंटली डेटाबेस में सेव नहीं होंगे, ठीक है। और जो क्रिएट कमांड होती है वो ऑटो कमिट होती है, उनको कमिट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है, ये कमांड्स जो होती है ऑटो कमिट होती है, ठीक है, क्रिएट और ड्रॉप कमांड्स, ठीक है। तो आपको db.command चलाना नहीं भूलना, कमिट चलाना नहीं भूलना। अगर आप ये भूल गए तो आपके डेटाबेस में चेंजेस जो परमानेंट सेव नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको एक फेच ऑल मेथड होती है, दूसरी होती है हमारे पास मेथड फेच वन मेथड, ठीक है। फेच ऑल क्या करती है, सारी रोज जितनी भी सिलेक्ट हुई है सबको रिटर्न कर देती है। फेच वन क्या करती है, सिर्फ सिंगल रो रिटर्न करती है। आप फेच वन बार बार चलाएंगे तो आपको बार बार रिटर्न मिलती जाएगी, ठीक है। तो फेच ऑल क्या करती है, सारी रिटर्न, फेच वन सिंगल, पहला जो रिजल्ट होगा, पहली रो जो होगी वो रिटर्न करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, सिलेक्ट कैसे करना है। और आप जब भी मैनिपुलेशन करें तो आपको क्या करना है, db.commit चलाना है, ये आप ध्यान रखिए। ये भूल गए तो आपका कोई भी रिजल्ट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ भी चेंजेस परमानेंट नहीं होंगे डेटाबेस में, ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि यहाँ जो हम ये वैल्यूज़ हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ डायनेमिकली जाए, ठीक है। डायनेमिकली जाए मतलब कि मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको सेट कर पाऊँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग है तो आप क्या लिखेंगे, %s लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, %s लिखेंगे, और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, %s, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आप वैल्यू नाम का एक कोई भी वेरिएबल बना लीजिए, और उसके अंदर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, एक टपल बनाई, और मैंने लिखा, इसके अंदर लिखूंगा मैं अंकित, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखा अंकित @gmail.com, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए, एसक्यूएल के बाद यहाँ वैल्यू वेरिएबल पास कर दिए एग्जीक्यूट कमांड में, तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैच कर देगा, ठीक है। जो जीरो इंडेक्स पे होगी वैल्यू, वो पहले % से मैच होगी, जो सेकंड पे होगी वो सेकंड % से मैच होगी, ठीक है। तो वो वापस से एग्जीक्यूट करेगा सेम कमांड। तो अब इस बार हमारे पास कितनी रो आनी चाहिए, 2 रो आनी चाहिए, ठीक है। फेच ऑल करेंगे तो हमारे पास कितनी रो आनी चाहिए, दोनों रो सेम होगी। या फिर मैं दूसरी रो इंसर्ट कर लेता हूँ, अमन @gmail.com, ठीक है। तो इस बार हमारे पास कितनी रो आनी चाहिए, 2 रो आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमारे कितनी आ रही, 2 रो आ रही है, ठीक है। और अगर मैंने फेच वन किया होता तो क्या होता, अब यहाँ पर तो अंकित और अंकित @gmail.com सिर्फ एक ही रो आई है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर। और रिजल्ट एक टपल थी तो उसने टपल को अलग अलग रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो एक ही रो आई है, अंकित @gmail.com, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, फेच वन कैसे काम कर रहा है, फेच ऑल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको चाहते हैं कि यहाँ मल्टीपल एक साथ इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अभी 2 रो थी, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ मल्टीपल रो, तो आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल टपल्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने कॉल किया अजय @gmail.com, ठीक है। ये 2 रो अब एक साथ अमन के अलावा मैं कोई और इंसर्ट कर लेता हूँ, इसे आप ब्रीच कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रिज और ब्रिज @gmail और अजय @gmail, ये 2 रोज और हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फेच ऑल करता हूँ, तो सारी की सारी रोज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। 2 पहले से थी और 2 और ये कितनी होगी, 4 रो। हमारे पास कोई एरर आई, पाइथन टाइप टपल कैन नॉट बी कन्वर्टेड।
कह रहा है हमारे पाइथन टाइप टपल कैन नॉट बी कन्वर्टेड माइस्क्यूल कनेक्टर माइस्क्यूल इंटरफेस एरर। सिंटेक्स में क्या गलती हो सकती है? क्या एरर हो सकती है यहाँ पे? अगर यदि हमें मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कमांड चलानी पड़ेगी एग्जीक्यूट मैनी। ठीक है, एग्जीक्यूट किसके लिए? सिंगल स्टेटमेंट इंसर्ट करने के लिए। एग्जीक्यूट मैनी किसके लिए? मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मुझे ब्रीज और अजय इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? एग्जीक्यूट मैनी कमांड चलाऊंगा। ठीक है, और एक लिस्ट बना लूँगा इन सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ और भी इंसर्ट करना है। ठीक है, राहुल और rahul@gmail.com। ठीक है, और एक अजय मुझे रिपीट से इंसर्ट करना है। ठीक है, रिपीटेड इंसर्ट होगा यहाँ पे। तो अब मैं वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो गया? अंकित, अमन की दो हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है, ब्रिज, अजय, राहुल, अजय। ठीक है, तो आप क्या चलाएंगे? एग्जीक्यूट मैनी कमांड चलाएंगे तो क्या होगा? मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। आप डायनेमिक डेटा किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू? आप वहाँ पर प्लेस होल्डर लिखें, %s, %is के लिए। ठीक है, %d इंटीजर के लिए। इस टाइप से आप लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ एसक्यूएल कमांड पास करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यूज़ पास करेंगे। ठीक है, और आप कमिट करना ना भूलें। जब भी आप कोई इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको कमिट करना नहीं भूलना है। कमिट करना भूले तो आपके चेंजेस जो है परमानेंटली डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास अपडेट कमांड आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और ये बहुत सारी कमांड्स है जो आपको ट्राई करनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी कमांड है, ज्वाइन है, लिमिट है। ठीक है, ऐसी जो भी आपको कमांड से वो आप एसक्यूएल के स्टेटमेंट ट्राई करिएगा। मैंने एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि आपको डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करना है और कौन सी किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कौन कौन सी मेथड में डिस्कस कर लिया। हमें रिजल्ट से जब सिलेक्ट से आएगा तो हमारे पास कौन सी मेथड है? फेच ऑल मेथड है और फेच वन मेथड है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी है? एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है। इसके अंदर आप एसक्यूएल का कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंसर्शंस करने हैं तो कौन सा? एग्जीक्यूट मैनी कमांड है। ठीक है, मैनी फंक्शन, इसके अंदर आप एसक्यूएल पास कर सकते हैं। ठीक है, और डायनेमिकली वैल्यूज़ दे रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, यही जो है मेन है। और आपको सबसे पहले क्या करना है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो MySQL.connector क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके अलावा जो कमांड्स है आप ट्राई करिए, ग्रुप बाय, लिमिट, कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है। ठीक है, वेयर कंडीशंस के साथ, ऑर्डर बाय के साथ। ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप एसक्यूएल क्यूरी ट्राई करिएगा। उसके अलावा डेटाबेस एक्सेस में कुछ भी नहीं है, पूरा प्योर एसक्यूएल है। ठीक है, जो भी डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है उसका पैकेज आपको मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा। ठीक है,
आपको अगर यदि मोंगोडीबी यूज़ करना है तो आप उसका पैकेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको ओरेकल यूज़ करना है या ऐसा कोई भी जो भी आपको चाहिए उसका पैकेज पाइथन में मिल जाएगा, पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको एसक्यूएल अगर यदि आपकी अच्छी है तो आप एसक्यूएल की मल्टीपल क्यूरीज ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छी क्यूरीज बना के ट्राई करिएगा। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास पाइथन में अब एक ही टॉपिक बचा है, वो है मल्टी थ्रेडिंग, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा हम पाइथन में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हमारी पाइथन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट या फिर जेंगो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। उसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप गेटेडजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।